गणित प्रकाश दसम श्रेणी। पिछले वीडियो में हमने 2 नंबर तक बनाया था। आज हम 3 नंबर से शुरू करेंगे। 3 नंबर में हम लोग का दिया है कि x⁻6 - x⁻³ -2 = 0 चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। आइए हम उसे लिखें। तो ये समीकरण दिया है, बोला है, और इसमें चर क्या है, x है। बोला है x के किस घात के लिए, माने इस x का पावर कितना रहे कि ये एक द्विघात समीकरण बन जाए। हम देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस समीकरण का सर्वोच्च घात क्या है, 2 न होकर 6 है, किंतु द्विघात समीकरण के लिए 6 होना आवश्यक है। तो सवाल सबसे पहले हम उतारेंगे 3 नंबर, x⁻6 - x³ -2 = 0। तो हम x⁻6 को क्या लिख सकते हैं, x⁻3 का स्क्वायर -x³ -2 = 0। इसको इस तरह लिखे तो 3 दूनी 6, इतना ही आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x⁻³ का स्क्वायर ही क्यों किए, क्योंकि यहाँ भी x⁻³ है, इसको हम लोग मान सकते हैं। तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, माना x³ = a हम मान लिए, x³ = a मान लिए। तो अब x³ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, a। तो a का स्क्वायर, क्योंकि x³ = a का स्क्वायर, माइनस यहाँ भी a हो जाएगा, और -2 = 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण क्या होगा, a² - a -2, यही द्विघात समीकरण होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x⁻³ = a है, हो रहा है, तभी एक द्विघात समीकरण बन रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, मतलब x के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। तो लिखेंगे हम, इसलिए चर का घात 3 अर्थात x³ के लिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण बन सकता है। क्योंकि x का पावर q है, तभी ना ये द्विघात समीकरण बन रहा है, तो हम उसको कुछ माने हैं, तभी वो द्विघात समीकरण। तो x का पावर q के लिए ये द्विघात समीकरण बन सकता है। 4 नंबर हम लोग का सवाल दिया है, बोला है 4 नंबर में कि a - 2 × x² + 3x + 5 = 0 चर के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, उसे लिखें। इसमें पूछा है कि किस मान के लिए, इतना समीकरण के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऐसा क्या होगा जिससे ये द्विघात समीकरण न हो। तो सबसे पहले हम प्रश्न उतारेंगे। तो प्रश्न में दिया है कि a - 2 x² + 3x + 5 = 0। अगर हम यहाँ a = 2 रख दें तो ये 2 और -2 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब x² न रहा, और x² ना रहा, इसका मतलब घात का पावर 2 नहीं रहा, मतलब द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो लिखेंगे 1 नंबर, इस समीकरण को लिखेंगे 1 नंबर समीकरण में a = 2 रखने पर, तो यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 - 2 x² + 3x + 5 = 0। मतलब ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा टर्म, क्योंकि 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होता है। तो हो जाएगा 3x + 5 = 0। तो पूछा है कि इस समीकरण के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण में a = 0 नहीं 2, क्योंकि a का मान 2 रखे हैं, a = 2 रखने पर यह द्विघात
समीकरण नहीं होगा। उसके बाद हम लोग का तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नहीं ये तो 4 का 1 हम बताएं, 4 का 2 है। बोला है x/4 - x = 1/3x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल 4 को ax² + bx + c = 0 अर्थात a इज नॉट इक्वल टू 0 जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखकर x का गुणांक क्या होगा। तो ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इस समीकरण को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे और उसके बाद उसका वहाँ से x का गुणांक निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं सवाल क्या दिया है। तो 4 का 2 में x/4 - x = 1/3x ये है। अब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तिरछा तिरछी हम लोग गुणा करेंगे, दैट इज जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसको तिरिया गुणा कहते हैं। तो 3x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² इक्वल ये इसको पूरा इससे इंटू करेंगे तो 1 से, तो क्या हो जाएगा 4 - x। ये 3x² इधर माइनस है तो ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा +x, ये इधर प्लस में है 4 तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो -4 = 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया जहाँ a = 3, b = 1, x के सामने कुछ नहीं है तो c = -4, मतलब ये ax² + bx + c = 0 के रूप में आ गया, मतलब द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आ गया। और यहाँ a 0 भी नहीं है। तो बोला है कि क्वेश्चन में कि यहाँ से x का गुणांक हम लोगों को निकालना है। तो देखिए x के बगल में जो रहता है मल्टीप्लाई में जो रहता है वही उसका गुणांक होता है। तो यहाँ x का गुणांक क्या है, x के बगल में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए x का गुणांक लिखना है, इसलिए x का गुणांक बराबर x के बगल में क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा। तो इसलिए x का गुणांक क्या हो गया 1, यही हो गया आंसर। अब 4 का 3 नंबर, 4 का 3 नंबर में, ये तो 4 का 1 नंबर हुआ, 4 का 3 नंबर में हम लोगों को दिया है, 4 का 3 नंबर में कि 3x² + 7x + 23 = x + 4 × x + 3 + 2 को ax² + bx + c के रूप में लिखें। मतलब इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है इस समीकरण को। तो हम लोग लिखेंगे इसको भी। तो 3x² + 7x + 23 इक्वल क्या है x + 4 x + 3 + 2। तो जैसे होता है वैसे हम करेंगे। तो ये 3x² + 7x + 23 ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इससे इसमें मल्टीप्लाई है तो आप लोगों को मल्टीप्लाई आता होगा, तो x से x में करेंगे तो x² प्लस x से 3 में 3x प्लस 4 से x में 4x प्लस 4 3 जा 12 + 2। अब ये 3x² + 7x + 23 इन सभी को इधर लाएंगे तो -x² -3x -4x -12 -2 = 0। तो ये 3x² में से x² माइनस होगा तो क्या होगा 2x²। अब ये 4, ये 4x और ये 3x, 7x -7x होगा और ये +7x माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये तो नहीं बचा। उसका बाद ये 23 है, ये 12 और 2 14, तो लिखेंगे 23 और ये -14 = 0। तो 2x² प्लस 13 में से 4 गया 9 = 0। तो यही हम लोग का द्विघात समीकरण हुआ।
4 नंबर में हम लोग का दिया है x प्लस 2 का पावर क्यूब बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है और यहाँ तीनों का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स का पावर 0 का गुणांक हम लोगों को बताना है। तो हम लोग देखेंगे इस सवाल को। 4 नंबर बोला है x प्लस 2 का पावर क्यूब बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू ये एक्स इंटू 2 का पावर क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब हो जाता है बराबर ये एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब माइनस ये एक्स से एक्स में करेंगे 1 में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पर हम लोग तोड़े हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब तो हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही फॉर्मूला पर दोस्तों हमने इसको तोड़ा है। तो देखिए ये एक्स क्यूब हो गया प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 2 का पावर 8 और 8 तरीके 24 प्लस 24 एक्स डायरेक्ट हम लिखें प्लस 2 का पावर क्यूब दैट इज जो है 8। ये एक्स क्यूब इधर है तो इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स बराबर 0। अब माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब पर कट जाएगा तो ये 6 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स और ये एक्स 25 एक्स और ये प्लस 8 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ से हम गुणांक लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और एक्स का पावर 0 का गुणांक। यहाँ से हम लिखेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में क्या है 6, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है 25, 8 के मल्टीप्लाई में क्या है 1। तो यही उनका गुणांक हो जाएगा। तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा 6 होगा, एक्स का गुणांक बराबर 25 होगा। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, एक्स का गुणांक 25 जो मल्टीप्लाई में होता है वही गुणांक होता है और एक्स का पावर 0 मतलब 1, किसी का भी पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ एक्स का पावर 0 रखेंगे तो 1, उसका गुणांक क्या है ये 8 है मल्टीप्लाई में। तो एक्स का पावर 0 का गुणांक क्या होगा 8। तो हम लोग लिख देंगे एक्स के पावर 0 का गुणांक बराबर 8। यही आंसर हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल 5 नंबर में। 5 नंबर में बोला है निम्नलिखित विवरणों में से एक चर वाले द्विघात समीकरण की रचना करें। 1 नंबर सवाल बोला है 42 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। कोई संख्या है 42, उसको 2 भागों में बांटना है कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। मतलब जो एक भाग हम निकाले हैं वो दूसरे के स्क्वायर के समान हो। तो हम लिखेंगे, मान लेंगे कि पहला भाग x है और दूसरा भाग क्या होगा 5 का 1 नंबर। माना पहला भाग x है इसलिए दूसरा भाग बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस एक्स। ये 42 माइनस एक्स कैसे आया, मान लीजिए 10 रुपया है और बोला गया कि 2 लोगों के बीच में इसको बांटना है। तो मान लीजिए पहले को मिला 4 रुपया
तो दूसरे को कितना मिलेगा 6 रुपया। 6 कैसे आया, तो पहले को मिला 4, तो 10 में से हम टोटल में से 4 को घटा देंगे तो दूसरे को कितना मिला 6। वैसे ही यहाँ पहला भाग x है, तो दूसरा भाग क्या होगा, टोटल भाग क्या है 42, तो 42 में से उस भाग को घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा। अब प्रश्न में बोला है कि विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार। क्या है बोला है कि पहला भाग दूसरे के वर्ग के समान, तो ये जो है एक्स स्क्वायर, ये जो x है किसके समान है, दूसरे के वर्ग के समान है। ये जो 42 माइनस एक्स है ये इसके वर्ग के समान है, तो लिखेंगे 42 माइनस एक्स। पहला भाग किसके समान है, दूसरे के वर्ग के समान, तो ये एक्स स्क्वायर के समान है। अब x इनको भी हम इधर भेज देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये इधर जाएगा तो माइनस 42 और ये प्लस एक्स बराबर 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 बराबर 0। तो ये रहा हमारा एक द्विघात समीकरण का रचना हो गया इस प्रश्न के अनुसार। इसको हम इधर भेज दें, ये हो गया। दूसरा नंबर हम लोगों का सवाल बोला है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले हम समझेंगे कि विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो 2 से नहीं कटती है, उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 5, 7, 9, 3, ये सब क्या है, विषम संख्या। इनको 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक होती है सम संख्या, 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्या हुआ, क्योंकि इनको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। मतलब जिसको 2 से काटा जा सकता है वो सम संख्या, और जिनको 2 से नहीं काटा जा सकता है वे विषम संख्या कहलाती है। देखिए इनके बीच का गैप क्या है, 2 है। 5 + 2 करेंगे तब 7 होगा, 7 + 2 करेंगे तब 9 होगा, 9 और 3 1 भी हो सकता है। इन सबका बीच का जो विषम संख्या है वो क्या है, गैप क्या है, 2 है। तो बोला है कि 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल, तो हम लिखेंगे माना संख्या x है, इसलिए पहला विषम संख्या बराबर क्या होगा, 2x + 1, और दूसरा विषम संख्या बराबर वो क्या हो जाएगा, 2x - 1। ये 2x + 1 और 2x - 1 कैसे आया, आइए हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 2 है, तो ये तो सम संख्या हुआ। हम इसको विषम बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किए कोई भी संख्या से, x माने हैं, एक मान लीजिए x को हम 2 माने हैं, तो उसमें +1 करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 = 4 + 1 = 5। ये भी एक विषम संख्या निकला। और दूसरा विषम संख्या अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 - 1, यहाँ 2 × 2 + 1 किए और यहाँ 2 × 2 - 1 करेंगे। देखिए इसके अनुसार, ये इसके अनुसार, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 = 1, 4 में से 1 घटेगा तो 3। तो ये दोनों विषम संख्याएं हैं, क्योंकि इनको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, 2 से नहीं काटा जा सकता है, और इन दोनों के बीच का गैप भी क्या है, 2। तो इस तरह हम क्या करते हैं, विषम संख्याएं निकाल सकते हैं। तो अगर संख्या x माने तो पहला विषम संख्या इस तरह हम मान लिए 2x + 1। किसी भी संख्या में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम होगा ही, 1 जोड़ देंगे तो वो विषम हो जाएगा, और ये भी विषम हो गया। तो बोला है कि दोनों क्रमिक विषम संख्या, इन दोनों विषम संख्याओं का गुणनफल क्या है,
143 है। ये दोनों एक के बाद एक हैं। पहला विषम संख्या जैसे यहाँ 3 हुआ तो दूसरा क्या होगा, 4 नहीं होगा 5 होगा। उसी तरह पहला विषम संख्या ये है तो दूसरा विषम संख्या ये। और बोला है दोनों का गुणनफल 143 है। दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 143। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 2x + 1 गुणे 2x - 1 बराबर 143। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसको a² - b² के फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, a + b और a - b। देखिए 2x² - 1 का स्क्वायर बराबर 143। तो ये क्या हो जाएगा, 4x² - 1 और ये 143 को हम क्या करेंगे, इधर ला लेंगे। तो -143 बराबर 0। अब 4x² -4 और ये प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही, 144 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 4। तो x² - 4 × 12, 2 4 6 24 0। तो x² -36 बराबर 0। यहाँ आएगा नीचे x² - 36 बराबर 0। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। तीसरा नंबर सवाल बोला है कि दो क्रमिक संख्याओं का वर्गों का योग 343 है। दो क्रमिक का मतलब होता है एक के बाद एक। मान लीजिए 1 हुआ तो उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये क्रमिक हुआ। तो बोला है कि दो क्रमिक संख्याओं वर्गों का योग 343 है, वर्गों का योग। तो हम लिखेंगे माना, तो इसको हम पीछे करते हैं। तीन नंबर में माना पहला संख्या x है, इसलिए दूसरा संख्या बराबर x + 1। क्यों? क्योंकि बोला है क्रमिक संख्या। क्रमिक का मतलब होता है एक के बाद एक। पहला अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा, x + 1। उसके बाद वाला में एक जोड़ देंगे तो दूसरा हो जाएगा। और बोला है कि दोनों क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 313 है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो पहला का वर्ग क्या होगा, x², पहला संख्या, और प्लस ये दूसरा संख्या x + 1, इसका स्क्वायर क्या हो गया, 313। तो देखिए x² प्लस, अब इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, x² + 2x + 1 बराबर 3x। ये 2x² हो गया प्लस 2x + 1, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 313। 2x² प्लस 2x माइनस 313 में से 1 घटेगा तो ये -312 बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी 0 होगा। तो 2x² प्लस 2, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं इसमें। तो क्या है, 2 कॉमन है तो x² प्लस x, तो यहाँ से हम कॉमन लिए तो ये यहाँ भी माइनस ये हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12 बराबर 0। तो ये x² प्लस x माइनस 156, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, और x² प्लस x माइनस 156 बराबर ये 0 हो गया। तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक द्विघात समीकरण बन गया। उसके बाद हम देखेंगे 6 का 1 नंबर। 6 का 1 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले समीकरण का निर्माण करें। पहला प्रश्न बोला है कि एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है।
तो एक आयताकार क्षेत्र हम लेंगे जिसके विकर्ण की लंबाई क्या है 15 मीटर तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। तो हम देखेंगे 6 का 1 नंबर। तो एक हम आयताकार चित्र बना लिए जिसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर दिया है। तो इसका लंबाई मान लें हम x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई की अपेक्षा 3। मान लिया कि इसका चौड़ाई x है तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा 15 अधिक हो जाएगा चौड़ाई से, तो x + 15। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे माना आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, इसलिए आयताकार क्षेत्र का लंबाई बराबर, बोला है कि लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 15 अधिक है तो x में 15 जोड़ देंगे क्योंकि चौड़ाई से 15 अधिक है। उसके बाद हम क्या जानते हैं, बोला है कि द्विघात समीकरण इसको बनाना है इस विवरण से। तो हम जानते हैं कि किसी भी आयताकार क्षेत्र का विकर्ण जो होता है, विकर्ण का स्क्वायर लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायर के समान होता है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ABCD हम मान लिए इसको, और यहाँ जो एंगल है ये 90 बनेगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक आयताकार क्षेत्र के ये 90 होता है, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब समकोण बन गया जिसका एक 90 डिग्री है। ये 45 डिग्री हो सकता है लेकिन 45 नहीं होगा क्योंकि दोनों भुजाएं समान नहीं है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, नहीं तो अगर ये नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में क्या है, तो इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABD में पाइथागोरस के प्रमेय से तो क्या होगा 15 का स्क्वायर, नहीं तो पहले हम ये लिखते हैं इन दोनों का, x का स्क्वायर प्लस x + 15 का होल स्क्वायर बराबर इस 15 का स्क्वायर। चूँकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे हम समझेंगे। इसका स्क्वायर बराबर इसका प्लस इसका स्क्वायर के, तो ये x स्क्वायर हो गया प्लस, अब ये इसको हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 × x माने a × b माने 15 प्लस फिर 15 का स्क्वायर। ये जो 15 का स्क्वायर है इधर ही आ जाएगा, तो -15 का स्क्वायर बराबर 0। तो अब ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 दूनी 30, तो 30x प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 है, ये भी 220। इन देखिए ये प्लस में ये माइनस, ये दोनों कट कर 0 हो जाएंगे। तो हम बराबर क्या लिख सकते हैं 0। यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 15, केवल 2 कॉमन नहीं होगा 2x कॉमन होगा, तो यहाँ x हो जाएगा प्लस 15। नहीं तो हम लोगों को बोला था द्विघात समीकरण ही बनाने के लिए, तो ये द्विघात समीकरण हमारा बन गया। यहाँ कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ बोला था द्विघात समीकरण का निर्णय करने के लिए, अगर यहाँ कॉमन ले लेना है तो ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, इसलिए इतना ही हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि x का सर्वोच्च घात 2 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। इसलिए यह एक निर्णीत द्विघात समीकरण है, यह एक निर्णीत द्विघात समीकरण है। उसके बाद हम देखेंगे 6 का 2 नंबर सवाल।
तो 6 का 2 नंबर में बोला है कि कोई व्यक्ति 80 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा। यदि उसी रुपये में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती। कोई व्यक्ति 80 रुपया में कुछ किलोग्राम चीनी करता, माना कि 80 रुपया में वो 1 किलोग्राम चीनी खरीदा। बोला यदि उसे 4 किलोग्राम चीनी अधिक मिलता, अगर वो x किलोग्राम से x प्लस 4 किलोग्राम माने 4 किलोग्राम अधिक चीनी पाता, मतलब x प्लस 4 किलोग्राम पाता, तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती। अगर चीनी उसको ज़्यादा मिलता तो चीनी का दाम क्या हो जाता, 1 रुपया कम होता। तो यहाँ देखिए 80 रुपया में क्या मिल रहा है उसको, 1 किलोग्राम ही, लेकिन वहाँ भी 80 रुपया ही वो देगा, लेकिन उसको चीनी क्या मिल रहा है, 4 किलोग्राम ज़्यादा मिल रहा है। मतलब चीनी के दाम में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्योंकि दाम तो सेम है लेकिन उसको सामान क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको हम देखेंगे 2 नंबर सवाल में। तो हम लिख रहे हैं, माना कोई व्यक्ति 80 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा। माना व्यक्ति 80 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी खरीदा। माना व्यक्ति 80 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी खरीदा, इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर, 1 किलोग्राम चीनी का अगर मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, 80/100 होगा, 80/100 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि चीनी के दाम 4 किलोग्राम अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम, अब व्यक्ति 80 रुपया में 4 किलो अधिक चीनी पा रहा है, मतलब x + 4 किलोग्राम चीनी पाता है, इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 80/x + 4। पहले तो 80 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी खरीदता था, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना होगा, 80/x हम कर देंगे जितना खरीदते हैं। लेकिन अब व्यक्ति 80 रुपया में ही x + 4 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है, मतलब ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 80/4x, x + 4। तब बोला है कि तो चीनी प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अब 80 रुपया में ज़्यादा चीनी खरीद रहा है तो चीनी का दाम 1 रुपया कम होता है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तब वो 1 रुपया कमी के बराबर होगा। तो 80/x माइनस ये 80/x + 4 कितना कम हो रहा है, तो 1। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x × x + 4। यहाँ से देख रहे हैं कि x से ये x कट जाएगा, तो ये 80 × x + 4 माइनस ये इसे कट जाएगा, तो 80x हो जाएगा डायरेक्ट बराबर 1। उसके बाद 80x यहाँ होगा, प्लस 80 से 4 में इंटू करेंगे तो 320 माइनस 80x बटा में ये x से इन दोनों में करेंगे तो x² प्लस ये x से 4 में करेंगे तो 4x बराबर ये क्या होगा 0। 80x और ये 80x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 320 बटा में x² प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 नहीं 1 है सॉरी। तो अब ये इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 4x बराबर ये 320 और ये x² प्लस 4x माइनस 320 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। तो लिखेंगे यह एक निर्णित
द्विघात समीकरण है। यहाँ हम केवल द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला नहीं है कि सॉल्व करने के लिए, केवल द्विघात समीकरण बनाने के लिए। आगे का सवाल अगला वीडियो में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।